at least 25% of your portfolio should be in bullions, gold and silver both. I think for the next 10 years, people who do not apply their mind in commodities will be. वो जैसे ही $100 नीचे आया पूरा का पूरा उड़ गया उनका अकाउंट, $100 नीचे आया, we lost $1 billion. आज आप अगर सोना चांदी ले रहे हैं और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, तो you will see real good money. You will see creation of wealth. Worst investment was Nifty. My anticipation was absolutely right. Impatience is where I got killed. I'm very bullish on silver right now. My money would have grown 8 to 10 times in silver. आप क्यों बोलते हो कि फिजिकल गोल्ड या सिल्वर लेना चाहिए एंड नॉट डिजिटल? सो दो चीज़ें हैं, हमारी क्रूड भाषा में रहता है ना कि बम के नीचे जो चीज़ है वो हमारी है, बाकी जो चीज़ है वो सब हवा में है। तो फिजिकली वाली जो चीज़ है, यू नो, डैड हैज़ बीन अ ब्यूरोक्रेट, तो उनको हमेशा ये लगा है जो सामने है वो सत्य है। अब एक दो उनके फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला हमको ज़मीन में इसलिए इंटरेस्ट रहता है क्योंकि आप उसके ऊपर कूद सकते हो, खोद सकते हो, देख सकते हो, उसको फेंस बाउंड्री मार के रख सकते हो, तो वो आपके सामने की चीज़ है। अब ऐसे तो देखा जाए तो डिजिटल आपका बिटकॉइन भी है। बहुत सारे लोगों के वॉलेट गायब हो गए, पेन ड्राइव गायब हो जाती है तो आपका कॉइन ख़त्म हो गया। सो आई एम नॉट अगेंस्ट अ डिजिटल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग, बट मेरे को ये कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आपको एक मन की शांति चाहिए, एक अश्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक फिजिकल सामान चाहिए रहे, विच कुड बी फिजिकल होल्डिंग ऑफ गोल्ड और इट कुड बी फिजिकल होल्डिंग ऑफ सिल्वर, एनी अदर कमोडिटी दैट यू मे डिज़ायर। बहुत सारे लोगों ने अब कॉपर लेना शुरू कर दिया है। तो फिजिकल इज समथिंग विच आई बिलीव इज ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। इट इज़ इन फ्रंट ऑफ योर आइज, आप उसको दे सकते हो, उसको ले सकते हो, बार्टर कर दो, मोनेटाइज कर दो, इट इज़ ऑल देयर। डिजिटल के अंदर अब आई कैन टेल यू, अब डिजिटल फॉर्म में अगर आप गोल्ड की बात करें तो डिजिटल फॉर्म में आप क्या करेंगे? SGB करेंगे, विच इज़ गवर्नमेंट बैक्ड। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, बट आई वुड स्टिल फर्दर बिलीव दैट मेरी फिजिकल चीज़ और SGB जो है, आई वुड गिव एन 80-20 रेशो। आई एम इन्वेस्टेड इन SGB बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसके अंदर आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलता था। अब तो नई स्कीम्स उन्होंने लॉन्च करनी बंद कर दी हैं। सेम चीज़ आपकी, आप ETF की बात कर लें, म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें, समबडी एल्स इज मैनेजिंग योर मनी। अभी HDFC एसेट मैनेजमेंट का एक परसों ही आर्टिकल आया, वो 100% जो गोल्ड बैक्ड प्रोडक्ट होना चाहिए था, दैट इज़ नाउ रिड्यूस टू 50%, एंड बैलेंस 50% आपको बोल रहे हैं कि हम वी कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन डेरिवेटिव्स। भाई डेरिवेटिव्स ही करनी होती तो मैं खुद ही कर लूँ ना, आपको थोड़ी ना मैं डेरिवेटिव्स के लिए पैसा दे रहा हूँ। अगर मैं आपसे 1 ग्राम गोल्ड खरीद रहा हूँ, विच टेक्निकली स्टार्टेड ऑफ एज अ बेनिफिट फॉर फ्रैक्शनल ओनर्स, कि आपको 1 ग्राम गोल्ड खरीदना है, आपको 2 ग्राम गोल्ड खरीदना है, आपको 1 किलो नहीं खरीदना है या 10 ग्राम नहीं खरीदना है। तो अगर आप वो फ्रैक्शनल ओनरशिप की बात करें तो डिजिटल फॉर्मेट वॉज गुड, बट अगर वो वही फंड मेरे पैसे से खेलने की तैयारी में है, सो कॉल्ड सट्टा करने की तैयारी में है, डेरिवेटिव्स सट्टा ही हो गया एक तरीके से, तो मेरा ट्रस्ट जो है वो थोड़ा सा तो डगमगाएगा। तो इसलिए मैं पर्सनली हमेशा बिलीव करता हूँ कि आप फिज़िकल में ही इन्वेस्ट कीजिए, छोटा कीजिए, लेकिन फिज़िकल आपका चाहे कॉइन हो चाहे बाहर हो, वो आपके पास में, आपके वॉल्ट में, आपके सेफ में है, आपके लॉकर में पड़ा है, उतनी मेरे हिसाब से एक सेफ्टी मेजर होनी बहुत ज़रूरी है। आइडियली अगर एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है तो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ हिज नेटवर्थ कमोडिटीज़ में होना चाहिए, क्या परसेंटेज होना चाहिए? सी यंग एंड ओल्ड दोनों के हिसाब से मेरे को लगता है कि in today's times and with the way the world is now developing, in terms of US में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, इधर से नॉर्थ कोरिया वाला भी कभी कभी छलांग मार देता है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन बुलियंस, गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। 25% इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि ये गोल्ड जो है, इट वॉज अ हेज। इट वॉज कि भाई इक्विटीज़ नीचे जाएंगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा। इट वॉज अ हेज कि भाई आपकी वेल्थ लूज नहीं होनी चाहिए। ओवर द पास्ट 4-5 years आई हैव सीन दैट इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ वेल्थ क्रिएटर। पीपल मे अग्री विद मी, मे नॉट अग्री विद मी, मैंने तो वेल्थ क्रिएशन होते हुए देखी है। तो मुझे तो लग रहा है कि भाई इट हैज़ नाउ चेंज्ड इट्स स्टेटस फ्रॉम अ वेल्थ प्रिजर्वेटर टू अ वेल्थ क्रिएटर। So is it the right time to invest in gold and silver today? I think for the next 10 years it's the right time to invest in gold and silver at any price. आपको क्यों लगता है ऐसा? तो मैं अगर पर्सनली बात करूं, एंड इफ आई एम अलाउड टू से दिस, मेरे को लगता है कि सिल्वर का टारगेट कहीं ना कहीं 7 लाख रुपए का है ओवर द नेक्स्ट 5 years टाइम। साल भर में तो मुझे लगता है कि वी शुड टच एनीथिंग बिटवीन 3.5 से 4 लाख रुपए तो होना ही चाहिए, एंड ओवर द नेक्स्ट 4-5 years आई एक्सपेक्टेड टू टच अबाउट 5 to 7 लाख रुपीज़। बट जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, जिस हिसाब से लोगों का इसमें इंटरेस्ट बना है, सिल्वर बीइंग एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं हमारे आजू बाजू में, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपका EV हो गया, सोलर हो गया, सिल्वर की डिमांड बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बहुत ऊपर के उसके चांसेस हैं, एंड आई वॉज प्रिडिक्टिंग 3 लाख रुपीज़ टिल दिस ईयर। हम लोग टच करके 4 लाख टच करके भी आ गए हैं।
तो आई डोंट लुक एट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. और गोल्ड भी मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बिकॉज दी सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग, बिकॉज देयर इज अ रिटेल अवेयरनेस और लोगों को लग रहा है कि हाँ हमको गोल्ड में आना चाहिए. तो मेरे को लगता है कि गोल्ड का भी जो टारगेट है आपका 2.5 से 3 लाख रुपए ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर तो होना ही चाहिए. सो आई डू बिलीव दैट द टाइमिंग इज राइट. एंड लाइक आई जस्ट सेड सम टाइम बैक, मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट 10 years is a commodity cycle. So commodities would include oil, it would include natural gas, it would include gold, silver, copper. All of these are going to do very well. Steel will do very well. Anything to do with steel will do very well. तो इसमें गोल्ड के केस में स्पेसिफिकली आप इतना बुलिश क्यों हो व्हेन स्पेसिफिकली 2.5 लाख 3 लाख रुपए इतना भाव कैसे जा सकता है? सिल्वर के केस में इंडस्ट्रियल डिमांड्स है, गोल्ड के केस में इतना क्या हो सकता है? सो आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट आई थिंक 1971 में निक्सन ने गोल्ड बैक्ड जो एक करेंसी थी उसको डिबंक कर दिया था. एंड आज की तारीख में ऐसा हो रहा है कि डॉलर जब जितना चाहो छापना है वो छाप लेते हैं. तो if that is the scenario where any country is allowed to print their own currency to kingdom come, तो inflation तो बढ़ने वाली है. So कहीं ना कहीं there has to be a backing to this particular to this currency, right, to any currency. So in this entire region of uncertainty, कौन सी commodity सबसे ज़्यादा भागेगी? Safe haven asset is gold. और जो लोग गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर भी खरीदेंगे, और सिल्वर की आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है. तो मेरे को यही लगता है कि सिल्वर इन टर्म्स ऑफ अ ग्रोथ ट्रजेक्टरी इज फार हायर एंड फार वॉलेटाइल देन गोल्ड. तो गोल्ड हैज इट्स ओन रीजंस एंड सिल्वर हैज इट्स ओन रीजंस, बट दोनों ही विल डू वेरी वेरी वेल इन द नेक्स्ट मिनिमम 1 साल का तो आप टाइमलाइन पकड़ लीजिए. एंड इफ यू आर अ सेफ एंड strategic investor and a long term investor for the next 10 years. आपने बताया ऑयल प्राइसेस रोज फ्रॉम $60 पर बैरल टू 100 पर बैरल. तो ऑयल में जो रैली हुआ था उसका क्या मेन रीजन था और उसका इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट है? ऑयल का इम्पैक्ट इन इंडिया अभी तक तो हमको फील नहीं हुआ है सच. एलपीजी का डेफिनेटली हो रहा है, वेयर कमर्शियल एलपीजी has been curtailed. I would not say banned or I would not say stopped. It has been curtailed quite drastically. I think we are yet to feel the tremors of the oil hike in India. Typically in India क्या है कि we have two three aspects as to why we get a little buffer. एक तो हमारे taxes बहुत ज़्यादा हैं, दूसरा strategic reserve हमारा reasonably अच्छा करा हुआ है, and then of course our government stand of being neutral has allowed us to keep getting some सप्लाई ऑफ ऑयल थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ पे दूसरी कंट्रीज को नहीं मिल रहा है. तो अभी तक आपने इम्पैक्ट देखा नहीं है, बट दिस इम्पैक्ट विल ऑलवेज कम इन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम. तो ये आप समझिए कि 4 से 6 हफ्ते के बाद में आपको समझ में आना शुरू होएगा कि योर प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड. सो आपके प्राइसिंग ऑफ योर लॉजिस्टिक्स ऑन अ डेली बेसिस, ऑफ योर ट्रैवल ऑन अ डेली बेसिस, आपका फ्यूल का कॉस्ट, आपका एलपीजी का कॉस्ट, इट्स गोइंग टू हिट द कॉमन मैन वेरी हार्ड. तो गैस के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए. सिलेंडर प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 860 टू 920 जो एक आम आदमी खरीदता है. तो गैस के प्राइसेस क्यों इंक्रीज हुए एंड आपको क्या लगता है कि नेचुरल गैस का क्या होगा? सो ऑयल एंड गैस मोर और लेस गो हैंड इन हैंड, करेक्ट. बहुत कम जगह पे ऐसा होता है कि भाई ऑयल एकदम से शूट अप कर जाएगा और गैस मूव नहीं करेगी. It's rarely unheard of. तो अल्टीमेटली मेरे को ये लगता है कि आपका अगर ऑयल बढ़ रहा है तो गैस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. आपका अगर यहाँ पे गैस की फॉर एग्जांपल प्राइसिंग बढ़ गई है तो इट इज़ अफेक्टिंग द कॉमन मैन, लाइक वी जस्ट डिस्कस्ड. द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द गैस. क्रूड का जो प्राइस है उसका जो इम्पैक्ट है अभी तक हमको आया नहीं है. इट विल इवेंचुअली कम इन. वो जोर का झटका धीरे धीरे लगने वाला है. So a country like ours, यहाँ पे 85% हमारा सारा का सारा एनर्जी इज इम्पोर्टेड. इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द कॉमन मैन in ways and means that are beyond technically our understanding also. एंड गोल्ड एंड सिल्वर पे आप बुलिश हो, सो गोल्ड सिल्वर रेशियो का क्या मतलब होता है एंड इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन यार. गोल्ड सिल्वर रेशियो इज बेसिकली कि आप 1 किलो गोल्ड के भाव में आप कितनी किलो चांदी ले सकते हो. तो हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो ये रेशो जो होना चाहिए 40 से 50 के बीच में होना चाहिए. तो 1 किलो गोल्ड की प्राइस के अगेंस्ट में आपको 40 किलो से 50 किलो चांदी मिलनी चाहिए थी. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन व्हिच हैपेंस इवन इन द ग्लोबल मार्केट्स. जेन स्ट्रीट जैसा किस्सा जो है, जो इंडियन मार्केट्स में हुआ था,
वैसे ही मैनिपुलेशन बाय दीज बिगर कंपनीज जहाँ पे पेपर सिल्वर ये लोग रात को बेच देते हैं विदाउट एक्चुअली हैविंग फिजिकल इन्वेंट्रीज इन कॉमिक्स, तो दे प्ले अराउंड विद द प्राइसिंग, बट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल बिकॉज जिस दिन भी डिलीवरी की डिमांड आनी शुरू हो जाती है उस दिन प्राइसेस विल स्काई रॉकेट. तो एज अ रिजल्ट गोल्ड सिल्वर रेशियो इज़ अ वेरी गुड रेशियो फॉर यू टू डिटरमाइन एंड अंडरस्टैंड कि भाई मेरे को सोना कब लेना चाहिए और चांदी कब लेना चाहिए इफ़ यू आर अ ट्रेडर. इफ़ यू आर नॉट अ ट्रेडर, this gold silver ratio will eventually settle out between 40 and 50. That is historically the range. तो आपने अगर 100 पे ले लिया फॉर एग्जांपल 1:100 के ऊपर आपने लेटर से चांदी खरीद ली और वो 1:50 पे आ गई, तो टेक्निकली चांदी का भाव डबल हो गया. सो यू वुड रादर इन्वेस्ट इन सिल्वर एट 1:100 देन इन्वेस्ट इन सिल्वर एट 1:50. तो जब 1:50 होता है तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए. तो मेरे को ये लग रहा है कि आज आप अगर सोना चांदी ले रहे हैं उतने पैसे से लीजिए जिसको आप स्पेयर कर सकते हैं, जिसकी आपकी इमीडिएट ज़रूरत नहीं है, और उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, अपने बच्चों के लिए रखिए. उस हिसाब से अगर आप रखेंगे तो यू विल सी रियल गुड मनी, यू विल सी क्रिएशन ऑफ वेल्थ. सब लोग गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, बट देयर इज वन मोर कमोडिटी व्हिच क्वाइटली वेंट अप 40% इन 2025 जिसका नाम है कॉपर. तो कॉपर में इतना रैली क्यों हुआ एंड अभी कॉपर के साथ क्या होगा? सो अभी मैंने आपको बताया सिल्वर के अंदर तो आपके पास में ईवी है, आपके पास में सोलर प्लांट है, सोलर पैनल है, सॉरी. कॉपर इज अ कमोडिटी विच इज यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन एंड क्रिएटिंग द एंटायर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर. आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो आपकी वो कॉपर वायर्स से जाएगा. आपके अंदर ईवी के अंदर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 80 to 100 kilos ऑफ कॉपर इज यूटिलाइज्ड एज अगेंस्ट योर कन्वेंशनल कार्स विच यूज 25 to 30 kilos ऑफ कॉपर. तो हर जगह पे कॉपर की यूटिलाइजेशन बढ़ती जा रही है. जितना आपकी सिल्वर की यूटिलाइजेशन बढ़ेगी वो कॉपर की अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन सिल्वर. तो कॉपर एज सच इज रिक्वायर्ड इन एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग. जितनी आप अर्बनाइजेशन की बात कर लें, जितनी आप मॉडर्नाइजेशन की बात कर लें, जितनी आप इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर लें, सब के अंदर कॉपर की ज़रूरत है. तो जब कॉपर की इतनी इनहेरेंट डिमांड है, इतनी रिक्वायरमेंट है, और आपकी आने वाली जो माइंस हैं, एक माइन के अंदर प्रॉब्लम हो गई थी, आई थिंक इन पेरू में माइन थी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ की सप्लाई बंद हो गई. So supply is constrained, demand is huge. You will eventually see the prices going through the roof. तो 40% कॉपर अगर बढ़ा है, it is very मुझे तो लग रहा है बहुत कम बढ़ा है. I am expecting it to at least go double from this price point in the next 1 year's time. So हर चीज़ का अलग अलग है, but copper is not a very easy commodity to store. Since my personal investment ethos is to hold physical commodities, तो मैं कॉपर को स्टोर किधर करूँगा? तो इसलिए if people want to take benefit of copper pricing या copper का upside को catch करना है, then you should invest in companies which are like हिंदुस्तान कॉपर वगैरह जो आपकी कंपनीज हैं which are inherently in the copper business. तो उसके अंदर आप करेंगे तो भी you will make a decent amount of money. एंड किसी को कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड सिल्वर या कॉपर, सो व्हाट आर सम वेज बाय व्हिच दे कैन इन्वेस्ट इन कमोडिटीज? So personally, first, like I said and I've maintained throughout this chat, is that physical तो आप कर ही लीजिए. Copper is not very easily storable, but I'm told that at least in Mumbai ज़वेरी बाज़ार में अभी कॉपर के 1 किलो के बार्स भी आने शुरू हो गए हैं. So you may look at physical purchase of gold and silver. Second option for me would be to go into SGB, which is sovereign gold bond, which also I believe is a safer bet than any of the private company ETFs that are floating the market. Of course, people who want to take a leverage, for them the MCX is a very good platform. Can you give me an example जहाँ पर आपने कमोडिटी में इन्वेस्ट किया and it worked out as you had expected? So gold and silver, मैंने commodities में 1:2 की leverage में काम किया है, and हमने मतलब हर एक अपसाइड के ऊपर थोड़ी थोड़ी पोजीशन काटी है. सो एज अ रिजल्ट वी मेड एक्सीलेंट प्रॉफिट्स. तो मैंने अपनी फैमिली और अपने कंपनी के अकाउंट्स में ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी एंड वी डिड रियली वेल. ऐसे कभी हुआ है आपके साथ कि आपने कमोडिटी सेल कर दिया एंड देन वहाँ से बहुत ज़्यादा रैली हुआ है? एब्सोल्युटली. मैंने बीच में मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो अब मैं ये थोड़ी ना कि भाई मेरे पास में एक एसेट पड़ी है और मैं बेच के उससे पैसे नहीं लूँगा. तो मैंने सिल्वर बेची भी है, 50,000 की खरीदी हुई थी, 1 लाख रुपए बेच दी, 4 लाख रुपए तक जाके आई है. तो अगर मैं अब उसका गम खाना शुरू करूँगा तो कुछ नहीं होने वाला उसमें. तो हुआ है, मुझे लगा कि भी मैंने एक साइजेबल पोर्शन अपनी कमोडिटी का उस टाइम पे बेच दिया और इफ आई कुड हैव हेल्ड ऑन टू इट आई कुड हैव मेड दिस मनी, बट वो सब हवा में है ना, विच इज़ योर
डिजिटल कॉन्सेप्ट, वो सब हवा में है। एंड डू यू नो स्टोरी ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स जिन्होंने कमोडिटी में इन्वेस्ट किया था, थीसिस राइट थी एंड उन्होंने कैसे बेट किया था, और अ स्टोरी वेयर योर फ्रेंड इन्वेस्टेड इन अ कमोडिटी बट कुछ गलतियाँ की उन्होंने, कोई स्टोरीज है इसमें? मल्टीपल स्टोरीज, ये जिन जिन लोगों ने कमोडिटी के अंदर बूम देखा है और सब लोगों ने वो लेवरेज ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी ये सोच के कि भाई हमको ज़्यादा पैसे बनेंगे, एंड द मार्केट डिड नॉट प्ले आउट एज पर देयर कन्विक्शन। मतलब उनको ये लग रहा था कि भाई 4 दिन के बाद में ही गोल्ड बढ़ जाएगा। अभी टिपिकली आप समझ लीजिए कि ड्यूरिंग वॉर टाइम, अभी आपका ये यूएस और ईरान का चल रहा है, तो सब लोगों को लगा था गोल्ड शुड शूट अप। गोल्ड इनफैक्ट फ्लैट लाइंड एंड केम डाउन फ्रॉम देयर, बिकॉज वहाँ पे जो पैरामीटर्स थे वो ये थे कि ऑयल बढ़ गया, ऑयल बढ़ने की वजह से DXY या डॉलर इंडेक्स जो था वो आपका बढ़ गया, और डॉलर इंडेक्स जब भी बढ़ता है तो गोल्ड के साथ में इन्वर्स रिलेशन रहता है, तो गोल्ड नीचे आ गया। अब लोगों को लगा था कि भाई यहाँ से तो ऊपर जाएगा, बिकॉज टारगेट्स बाय एवरीबडी, JP मॉर्गन से लेके बैंक ऑफ अमेरिका से लेके सब लोगों ने बोला हुआ था कि भाई ये हमारा जो अभी गोल्ड का टारगेट है जो 5,500 चल रहा था उस टाइम पे, $5,500 पर आउंस, वो $6,500 का टारगेट था। तो लोगों को लगा यार दिस इज क्विक $1,000 इन माई पॉकेट। और वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है वो 100 आउंसेस का होता है कॉमेक्स के अंदर, विच इज टेक्निकली क्लोज टू 3 किलोज ऑफ गोल्ड। अब वो 5,500 वाली जो चीज़ है वो 4,000 टच करने आ गई, तो $1,500 पर आउंस इनटू 100 आउंसेस $1,50,000 का नुकसान होता है। कैन यू गिव वन एग्जांपल, है कोई कैसे याद है? दुबई के अंदर मेरे मल्टीपल फ्रेंड्स हैं, मैं अभी नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट उन्होंने यही किया, $1 मिलियन मैंने देखा है, उन्होंने $1 मिलियन के अंदर वहाँ पे आपका जो मार्जिन लगता है एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए वो लगता है अप्रॉक्सीमेटली $60,000 के आसपास। तो $60,000 में आप 3 किलो गोल्ड कर सकते हो, विच इज़ $5,00,000 की 3 किलो की कीमत होती है अगर आप फिजिकली लेने जाएं। तो somebody like me would have done what कि भाई $1 मिलियन के अगेंस्ट में आप $2 मिलियन का सोना ले सकते हो, बट इन्होंने महाशय ने क्या किया, वो $1 मिलियन के अगेंस्ट में उन्होंने $50 मिलियन का सोना ले लिया, 1:50 का मार्जिन। वो जैसे ही $100 नीचे आया पूरा का पूरा उड़ गया उनका अकाउंट। $100 नीचे आया, ही लॉस्ट $1 बिलियन, 10 करोड़ रुपए खो दिए बेचारे ने। अगर कोई एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, 10,000 रुपये पर मंथ से उसको SIP शुरू करनी है और कमोडिटीज़ में एक्सपोजर लेना है, तो एग्जैक्ट नंबर वाइज आप बताओ कि कौन से टाइप के कमोडिटीज़ में कितनी SIP करनी चाहिए? 21 ईयर्स का है एंड पूरी लाइफ बची इन्वेस्टिंग के लिए। पूरी लाइफ की तो मैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी दे नहीं पाऊंगा, बिकॉज ये हैज़ टू चेंज, इट हैज़ टू इवॉल्व। तो कोई बंदा सोच ले कि भाई बस मैंने आज डाल दिया और मैं 50 साल के बाद में देखूंगा या मैं 20 साल के बाद में देखूंगा, वो आई डोंट थिंक वर्क्स इन टुडेज मार्केट। पर्सनली तो मेरे को ये लगता है कि भाई अगर आप 10,000 रुपये से शुरुआत कर रहे हो तो 2,000 रुपये तो आपके जाने चाहिए चांदी में, 1,000 रुपये जाना चाहिए गोल्ड के अंदर, और मे भी 1 से 1,500 रुपये जाना चाहिए आपका कॉपर के अंदर, और बाकी 5,000 रुपये अपने पास में जो भी आपका बैलेंस है 4,500 5,000 रुपये वो आपका बचा के रखिए कि कभी भी डिप आ जाए तो आप इसको डबल डाउन कर दीजिए। So that is how I would if I was 21 and if I had to follow a strategy, I would follow it in this format. We discussed gold, silver, copper, natural gas, oil. अगर एक commodity है जो आप सबसे ज़्यादा bullish हो ये पांचों में से, या even apart from this, वो कौन सी होगी? So I am very bullish on silver right now. That is if I were to hold it physically and purely because of the ease. If you are able to play the market on the MCX or the COMEX, then I would also would like to put my bet on copper. ये दो चीज़ें तो without hassle आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी ही चाहिए। मतलब मैं फ्रेंड्स को बोलता हूँ, ऑब्वियसली ये सब लोगों के लिए, आम जनता के लिए नहीं है, मेरे फ्रेंड्स को मैंने इनफैक्ट बोला हुआ है बहुत सारे लोगों को कि भाई आप चांदी लो ये टाइम पे, नुकसान होगा मेरे से लेके आना। इतनी मेरी कन्विक्शन थी उस टाइम पे, मतलब दैट वाज एट 50,000 रुपीज़ अ किलो। आज तो आप 2.5 लाख रुपए के आसपास घूम रहे हैं। 50,000 रुपये मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को बोला था कि बस नुकसान होगा ना मेरे से लेके जाना, तू लेकिन ले। ऐसे करके तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने चांदी दिलवाई है। दैट वाज द कन्विक्शन दैट आई प्लेड विद। एंड वन कमोडिटी विच इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड इन एनी ऑफ दिस इज लिथियम। वो लिथियम इज अ कमोडिटी विच इज EVs में लगने ही वाली है, बैटरीज के अंदर लगने ही वाली है। इट इज गोइंग टू एक्सप्लोड। एवरीबडी वांट्स better battery life for their cars, better battery life. Tesla is after it, Mahindra is after it, everybody is after it. Nobody's talking about it, but lithium is something which will eventually play out really well. I think that should be. I'm personally not invested in lithium, but that's something I would want to start tracking after my initial cycle of gold and silver plays out. आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या रही है और कितना एक्स आपने रिटर्न किया था, और वर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या थी एंड कितना माइनस % डाउन था? So silver has been my best investment.
I have maybe my money would have grown 8 to 10 times in silver. So silver has been my best investment. Over a period of 6 years, wow. 5 to 6 years. After that, I do believe that real estate, land banking, and I would suggest most of the youngsters out there to see how they can. I can't comment on what they should and they can do, but मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने सब ने एग्रीकल्चर लैंड ज़रूर लेनी चाहिए. सो एग्रीकल्चर लैंड विल बी द नीड इन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. हर जगह डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, urbanization चालू है. Land is another good asset which does not really fall under the commodity space. So investment में ये दो चीज़ें तो आपकी बहुत अच्छी ग्रो करेगी. Worst investment was Nifty. Because being immature at that point in time, whatever I'm doing right in commodities is what I did wrong in Nifty. I took open positions in Nifty. I shorted the market. One market ऊपर चली गई one side. तो मुझे लग रहा था, and this was just pre-COVID. तो मैं जनवरी तक मुझे याद है, I was sitting on a nice short position, thinking that 2-3 महीने में my anticipation was absolutely right. Impatience is where I got killed. And plus, listening to some other person who otherwise claimed to be a knowledgeable person of the market. इसलिए आपकी खुद की gut feel और आपकी खुद की strategy is very important. That is what I've learned. तो ये महाशय आया हमारे पास में, बोलते हैं अरे सर आपने तो निफ्टी शॉर्ट करके रखा हुआ है एंड इट वाज इन साइजेबल क्वांटिटी. अरे सर आप मर जाओगे. क्या हुआ? बोलते हैं सर मार्केट वो ऐसे ऊपर जाएगी, ये होगा वो होगा. अच्छा मैं थोड़ा सा क्या है, आई विल गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल और व्हाटएवर, बट आई ऑल्सो ट्रैक द मार्केट थ्रू लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स. तो मेरे को कुछ चीज़ों के ऊपर भरोसा है, तो वो एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट भी मुझे काफ़ी क्लियर कट इंडिकेशन था कि भाई मार्केट नीचे आनी चाहिए. वो कैसे आती क्यों आती नोबडी नोज, बट प्लानिटरी अलाइनमेंट होती है. ये सत्य है. ये हमारी 5000-6000 साल पहले की साइंस है जो आज भी सिद्ध है और सत्य है. तो मुझे लग रहा था कि यार मार्केट नीचे आनी चाहिए. ये आके इन्होंने ऐसा चढ़ा दिया मेरे को लगा यार मेरे से बड़ा गधा तो कोई नहीं है. मैंने वो सारी पोजीशन रिवर्स की. अगर मैं शॉर्ट में बैठा हुआ था, उसने मेरी पूरी कटवाई, लॉस बुक करवाया और लॉन्ग करा दिया. अब लॉन्ग कराने के बाद में कोविड में ठक 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 पहले तो मार्केट नीचे चली गई. तो आई हैड अ डबल वैमी. शॉर्ट का जो नुकसान था वो हुआ, फिर जो लॉन्ग में बैठा था उसका नुकसान हुआ. तो वो सारा का सारा मेरा जो लॉस है वो टेक्निकली मेरा कमोडिटी ट्रेड से क्लियर हुआ है. अगर एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस आपको देनी है फॉर अ यंग रिटेल इन्वेस्टर जो कमोडिटीज में इन्वेस्ट करने वाला है, व्हाट वुड दैट एडवाइस बी? My advice would be just invest at any price point as of now. Don't wait for the bottom. Don't think that there's something at the top. Don't apply your mind. Honestly, I think for the next 10 years, people who do not apply their mind in commodities will make money. Honestly, मतलब बहुत सारे लोग I'm being extremely contrarian to what the popular belief is. मैं ये मानता हूँ कि आप दिमाग ही मत लगाओ. आप चुपचाप लेके रख लो उसको. आप उतना लो जिसको आपको टच करने की ज़रूरत नहीं हो. आपकी कैपेसिटी 50,000 रुपये की, 50,000 रुपये का ही लीजिए. आप उसको लेवरेज मत कीजिए, आप बोरो मत कीजिए. डोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. जिसमें दिमाग नहीं लगे वो काम करो आप. उसमें आपको अगले 10 साल तक अच्छा पैसा मिलेगा. तो गोल्ड में लेना है, गोल्ड ले लीजिए, चुपचाप ले लीजिए. मतलब आपको लगेगा मैंने आज दिया, कल प्राइस नीचे चली गई, अरे मेरा नुकसान हो गया. वो मत सोचिए, दिमाग मत लगाओ. बाय एंड जस्ट कीप इट, फॉरगेट इट. मिनिमम 1 साल, एंड अगर कैपेसिटी है तो अगले 5 साल. और मेरा पर्सनल होराइजन तो 10 साल का है. तो आई बिलीव दैट वी आर इन अ कमोडिटी साइकिल ऑफ द डेकेड. हर 10 साल की साइकिल रहती है. ये हमारी साइकिल तो अभी शुरू हुई है. इसमें बहुत उतार चढ़ाव आएंगे. हर रोज के भाव मत देखिए. तो इसलिए दिमाग ही मत लगाओ. प्लेन एंड सिंपल. अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. बहुत सीखने मिला. आई एम श्योर एवरीवन वाज वाचिंग दिस, उनको भी बहुत सीखने मिला होगा. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me over here. It's been real nice.